नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें भारतीय इतिहास की एक ऐसी परत में ले जा रहे हैं जो बेहद दिलचस्प है और उतनी ही रहस्यमयी भी। बिल्कुल। देखिए, इतिहास को समझने के लिए हम उसे कुछ हिस्सों में बांटते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम प्राचीन इतिहास के अंदर झांकते हैं। यहाँ भी तीन हिस्से हैं। एक है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, जब इंसान लिखना जानता ही नहीं था। अच्छा, सिर्फ पत्थर के औजार और गुफाओं के चित्र। हाँ, और फिर दूसरा है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, जहां से हमें लिखित सबूत मिलते हैं और सबसे जरूरी बात, हम उन्हें पढ़ सकते हैं। जैसे अशोक के शिलालेख। बिल्कुल, अशोक की शिलालेख, गुप्त साम्राज्य के सिक्के, ये सब। और इन दोनों के बीच में एक धुंधला सा, एक रहस्यमयी दौर फंसा हुआ है। कौन सा? उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ये वो समय है जब लोगों ने लिखना तो सीख लिया था, सबूत भी छोड़े हैं, पर हम उसे पढ़ नहीं सकते। एग्जैक्टली उनकी लिखावट हमारे लिए आज भी एक पहेली है। ये ऐसा है जैसे आपको एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिल जाए, पर हर किताब पर ताला लगा हो और चाबी खो गई हो। क्या बात है। और आज हम उसी खोई हुई चाबी वाले दौर की सबसे बड़ी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि ये लोग कौन थे, इतने विशाल और उन्नत समाज को वो कैसे चलाते थे, और ये सब हम कैसे जानते हैं जबकि हम उनका लिखा एक शब्द भी नहीं पढ़ सकते। सही बात है। तो चलिए कहानी की शुरुआत ही इस बात से करते हैं कि आखिर इस भूली बिसरी सभ्यता का पता चला कैसे, क्योंकि ये कोई एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत दिलचस्प है। सोचिए, 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक अंग्रेज यात्री ने हड़प्पा में कुछ ऊंचे टीले और पुरानी ईंटें देखी। उसने इसका जिक्र भी किया, पर बात आई गई हो गई। तो लगभग 200 साल पहले। हाँ। फिर 1853 में आए अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें हम भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। उन्हें वहां से कुछ अनोखी मुहरें मिली। अच्छा। हाँ, उन पर किसी अनजान लिपि में कुछ लिखा था और एक बैल का चित्र बना था। तो फिर उन्होंने दुनिया को क्यों नहीं बताया कि यहाँ एक महान सभ्यता दबी हुई है? क्योंकि वो कुछ और ढूंढ रहे थे। कनिंघम का पूरा ध्यान बौद्ध काल से जुड़े शहरों को खोजने पर था। उन्हें लगा कि ये मुहरें शायद बाहर से आई होंगी या ये कोई छोटा मोटा पुराना शहर होगा। वो पहेली के टुकड़े जोड़ ही नहीं पाए? नहीं, क्योंकि वो गलत तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये क्लासिक केस है कि आप वही देखते हैं जो आप खोजना चाहते हैं। तो फिर वो यूरिका मोमेंट कब आया? वो क्या डिक्लिक था जिसने इसे एक गुमनाम जगह से दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं की कतार में खड़ा कर दिया? वो मोमेंट आया लगभग 70 साल बाद, 1920 के दशक में। सर जॉन मार्शल उस वक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मुखिया थे। उनके नीचे 2 भारतीय पुरातत्वविद काम कर रहे थे। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में व्यवस्थित खुदाई शुरू की और ठीक अगले साल 1922 में राखाल दास बनर्जी को। एक मिनट, उन्हें कुछ और मिला? हाँ, उन्हें हड़प्पा से 600 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर मोहनजोदड़ो में हूबहू वैसी ही मोहरें और ईंटें मिली। अच्छा, तो ये थी वो बड़ी कड़ी, जब 2 अलग-अलग जगहों पर एक जैसी चीजें मिली। बिल्कुल। तब मार्शल को समझ आया कि ये 2 अलग-अलग शहर नहीं हैं, बल्कि ये एक ही विशाल फैली हुई सभ्यता के हिस्से हैं। और यहीं से दुनिया को पहली बार मिस्र और मेसोपोटामिया के बराबर की एक प्राचीन भारतीय सभ्यता के बारे में पता चला। और इसकी उम्र कैसे पता चली? वो बाद में कार्बन 14 डेटिंग जैसी तकनीकों से पता चली। लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये वो दौर था जब इंसान तांबे और पत्थर दोनों का इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए इसे ताम्रपाषाण युग की सभ्यता कहते हैं। अब जरा इसके फैलाव पर आते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये आंकड़े दिमाग घुमा देने वाले हैं। स्रोत बताते हैं कि ये करीब 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। हाँ, ये सुनने में भी बड़ा लगता है। इसका असल मतलब क्या है? इसका असल मतलब ये है कि ये अपने समय की सबसे बड़ी सभ्यता थी। मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला भी दें तो भी हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल ज्यादा था। वाकई? हाँ, ये कोई छोटी मोटी नदी के किनारे बसी संस्कृति नहीं थी। ये एक सब कॉन्टिनेंट जितनी बड़ी घटना थी। एक मिनट, अगर हम नक्शे पर देखें तो इसका मतलब है जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, और पश्चिम में पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर सुत्का-गिंडोर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक। ये तो आज के भारत के एक बहुत बड़े हिस्से जितना है। क्या इन सब जगहों पे एक ही तरह के लोग रहते थे? क्या ये कोई साम्राज्य था? ये तो $1 मिलियन का सवाल है।
क्योंकि हमारे पास राजाओं के नाम या उनकी राजधानियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम इसे साम्राज्य कहने से मतलब थोड़ा हिचकते हैं। लेकिन कुछ तो कॉमन रहा होगा। जो चीज हैरान करती है वो है एक रूपता। इन हजारों किलोमीटर्स में फैले शहरों में आपको एक ही आकार की ईंटें मिलेंगी, एक ही तरह की मोहरें मिलेंगी और एक ही तरह का नगर नियोजन। ये तो किसी मजबूत केंद्रीय सत्ता की ओर इशारा करता है। या एक बहुत ही गहरी साझा संस्कृति की ओर। कोई था जो ये नियोग बना रहा था और लागू करवा रहा था, वो भी बिना आज की टेक्नोलॉजी के। और नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग की तो बात ही अलग है। हाँ। कहा जाता है कि सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं, एक ग्रिड सिस्टम में। बिल्कुल आज के चंडीगढ़ जैसा। हाँ। ये सिर्फ सड़कों का डिजाइन नहीं है, ये एक मानसिकता को दिखाता है। एक ऐसी मानसिकता जो व्यवस्था, सफाई और योजना को महत्व देती है। और सिर्फ सड़कें ही नहीं, उनकी जल निकासी प्रणाली तो आज के लिए भी एक सबक है। अच्छा, वो कैसे? हर घर की नाली एक ढकी हुई मुख्य नाली से जुड़ती थी। सड़कों पर मेन होल तक बने थे सफाई के लिए। लेकिन क्या ये वाकई इतना अनोखा था? क्या मेसोपोटामिया या मिस्र में ऐसा कुछ भी नहीं था? हम इसे इतना खास क्यों मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। दूसरे सभ्यताओं में भी शहर थे, लेकिन हड़प्पा में जिस स्तर की मानकीकृत प्लानिंग हर छोटे बड़े शहर में दिखती है, वो कहीं और नहीं है। और जल प्रबंधन का जो उदाहरण हमें धोलावीरा गुजरात में मिलता है, वो तो कमाल ही है। वहां उन्होंने बारिश के पानी को जमा करने के लिए बड़े बड़े जलाशय और नहरों का एक जटिल सिस्टम बनाया था। क्या बात है! कभी कभी मैं सोचता हूँ कि धोलावीरा के लोग आज के शहरों का जल संकट देखकर क्या सोचते होंगे। सही बात है। अच्छा, घरों के बारे में भी एक दिलचस्प बात स्रोतों में है कि वो पक्की ईंटों से बने थे और अक्सर 2 मंजिला होते थे। हाँ। लेकिन दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर अंदर की गलियों में खुलते थे। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ट्रैफिक और धूल से बचाने के लिए हो सकता है। ये दिखाता है कि उनके दिमाग में सार्वजनिक और निजी जगह का कॉन्सेप्ट बहुत साफ था। ज्यादातर शहर 2 हिस्सों में बटे होते थे, एक ऊंचा गढ़ या किला और एक निचला शहर, चान्हूदड़ों को छोड़कर, है ना? हाँ, चान्हूदड़ों जैसे शहर अपवाद थे जहां कोई किला नहीं मिला। ये सब एक बेहद संगठित समाज की तस्वीर पेश करता है। ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट से आगे बढ़कर कुछ असली शहरों में जूम इन करते हैं। बिल्कुल। अगर हमें कुछ प्रमुख जगहों की सैर करनी हो तो आप हमें कहाँ ले जाएंगे? सबसे पहले तो हमें हड़प्पा ही चलना चाहिए, क्योंकि कहानी यहीं से शुरू हुई। रावी नदी के किनारे बसा ये शहर शायद एक बड़ा प्रशासनिक केंद्र था। और यहाँ मिला क्या है? यहाँ से हमें बड़े बड़े अन्न भंडार मिले हैं, जो दिखाते हैं कि अनाज को केंद्रीय रूप से जमा और बांटा जाता था। साथ ही मजदूरों के रहने के लिए एक जैसे क्वार्टर भी मिले हैं। और यहाँ से मिली कुछ छोटी छोटी चीजें भी तो कहानी बताती हैं। जैसे पासा मिला है, मतलब वो लोग खेलकूद के शौकीन थे। हाँ, और तांबे का आईना मिला है, यानी उन्हें सजने संवरने का भी शौक था। और एक मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति, जो शायद उनके धार्मिक विश्वासों की तरफ इशारा करती है। अच्छा, अब हड़प्पा से कहाँ चली? अब चलते हैं मोहनजोदाड़ो, जिसका मतलब है मृतकों का टीला। ये सिंधु नदी के किनारे था और शायद इस सभ्यता का सबसे बड़ा और भव्य शहर था। यहाँ का ग्रेट बाथ तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, विशाल स्नानागार, जो शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन यहाँ से एक और अनोखी चीज मिली है, एक कब्र, जिसमें एक पुरुष और एक महिला को साथ दफनाया गया है। अच्छा, इसके क्या मायने हो सकते हैं? इस पर आज भी बहस होती है। और भारत में जो स्थल मिले हैं उनका क्या महत्व है, जैसे रांचीगढ़ी और कालीबंगन? राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है, अब भारत में मिला सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। यहाँ अभी भी खुदाई चल रही है। लेकिन कालीबंगन, जो राजस्थान में है, वो बहुत खास है। क्यों? इसका नाम काली चूड़ियों पर पड़ा है। यहाँ से हमें जुते हुए खेत का दुनिया का सबसे पुराना सबूत मिला है। मतलब ये लोग सिर्फ बेहतरीन शहरी योजनाकारी नहीं थे, बल्कि माहिर किसान भी थे। यकीनन। और कालीबंगन से हमें अग्नि वेदी प्राहें और ऊंट की हड्डियां भी मिली हैं, जो शायद किसी तरह के यज्ञ या पशुपालन का संकेत देती हैं। तो मतलब हर शहर की अपनी एक अलग पहचान थी। बिल्कुल। जैसे चान्हूदड़ो को ही ले लीजिए, वहां कोई किला नहीं था, लेकिन वो मनके बनाने की फैक्ट्रियों और लिपस्टिक जैसी सौंदर्य प्रसाधनों के लिए मशहूर था। आप उसे उस सभ्यता का इंडस्ट्रियल और फैशन हब कह सकते हैं। ये तो कमाल है। और ये सब शहर आपस में जुड़े कैसे थे? क्या इनके बीच व्यापार होता था? जबरदस्त व्यापार होता था। सुतकागेंडोर जैसे पश्चिमी बंदरगाह हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार के केंद्र थे। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। हाँ, हमें मेसोपोटामिया में हड़प्पा की मोहरें मिली हैं और यहाँ लोथल गुजरात में एक पूरा बंदरगाह और डॉकयार्ड मिला है। स्रोत बताते हैं कि सोना कर्नाटक से,
चांदी अफगानिस्तान से और तांबा राजस्थान के खानों से आता था। सोचिए उस जमाने में इस सब की लॉजिस्टिक्स कितनी मुश्किल रही होगी। बहुत मुश्किल। ये याद रखना भी जरूरी है कि जब ये सब हो रहा था तब हड़प्पा सभ्यता दुनिया में अकेली नहीं थी, इसकी साथी सभ्यताएं भी थीं। हाँ, ये प्राचीन दुनिया का एक तरह का ग्लोबल विलेज था। मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन में भी महान सभ्यताएं फल फूल रही थीं। हड़प्पा के लोग दुनिया से कटे हुए नहीं थे, बल्कि उसके एक बहुत महत्वपूर्ण और सक्रिय भागीदार थे। तो फिर एक ऐसी सभ्यता जो इतनी विशाल थी, इतनी व्यवस्थित थी और दुनिया से जुड़ी हुई थी, वो अचानक गायब कैसे हो गई? लगभग 1750 ईसा पूर्व के आसपास ये शहर वीरान होने लगे। ये इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। और इस पहेली के ना सुलझने की सबसे बड़ी वजह वही है, वो ताले वाली लाइब्रेरी जिसकी हमने शुरू में बात की थी। हमारे पास उनकी लिपि को पढ़ने की चाबी नहीं है, तो हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, सिर्फ पुरातात्विक सबूतों के आधार पर। हमारे पास उनके राजाओं के नाम, उनके युद्धों का वर्णन या किसी अकाल या बाढ़ का लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर पुरातत्व के ये जासूस क्या अंदाजा लगाते हैं? क्या सिद्धांत है इसके पीछे? कई सिद्धांत हैं। एक पुराना सिद्धांत था कि बाहर से आर्यों ने आक्रमण किया और सभ्यता को नष्ट कर दिया। मैंने भी इसके बारे में सुना है। हाँ, लेकिन अब इसके ज्यादा मजबूत सबूत नहीं मिलते। आज ज्यादातर विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़े कारणों को जिम्मेदार मानते हैं। जैसे कि हो सकता है कि मॉनसून का पैटर्न बदल गया हो, जिससे सूखा पड़ने लगा हो, या फिर घग्गर हकरा नदी, जिसे कई लोग प्राचीन सरस्वती नदी मानते हैं, वो सूख गई हो। इसका असर तो बहुत भयानक हुआ होगा। आप सोचिए, अगर आज गंगा या यमुना नदी अपना रास्ता बदलकर 50 किलोमीटर दूर चली जाएं, तो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों का क्या होगा? पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि सिंधु नदी में विनाशकारी बाढ़ आने लगी हो। बिल्कुल, मोहनजोदाड़ो में हमें बाढ़ के बार बार आने के सबूत भी मिलते हैं। तो शायद ये कोई एक घटना नहीं थी, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। मतलब कई चीजें एक साथ हुई। हाँ, नदियां सूख रही थीं, बाढ़ आ रही थी, जमीन की उर्वरता कम हो रही थी, और शायद इन सब वजहों से उनका व्यापार भी ठप पड़ गया। लोगों ने धीरे धीरे इन बड़े शहरों को छोड़कर पूरब और दक्षिण के छोटे गांवों की ओर जाना शुरू कर दिया। तो ये एक अचानक हुआ अंत नहीं था? नहीं, ये एक धीमी प्रक्रिया थी, जिसमें एक महान शहरी सभ्यता धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृति में बदल गई। तो आज के इस पूरी पड़ताल को हम समेटें तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ विरोधाभास सामने आते हैं। ये एक विशाल और बेहद संगठित सभ्यता थी, लेकिन हमें किसी राजा का महल या भव्य मकबरा नहीं मिलता। सही बात, ये लोग लिखना जानते थे, लेकिन आज तक हमारे लिए खामोश हैं। और यही बात इसे इतना आकर्षक बनाती है। ये सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया के बराबर खड़ी थी, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। हम मिस्र के राजाओं के बारे में जानते हैं क्योंकि हमने उनकी चित्रलिपि पढ़ ली है। हम मेसोपोटामिया के कानूनों को जानते हैं क्योंकि उनकी लिपि को समझ लिया गया। हाँ, हम उनकी कहानियां, उनके भगवानों के नाम, उनकी लड़ाइयां, सब कुछ उनके ही शब्दों में जानते हैं। हड़प्पा की कहानी का वो पूरा हिस्सा अभी भी मौन में डूबा है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं। जरा सोचिए, अगर कल कोई चमत्कारी खोज हो और हम हड़प्पा की उस लिपि को, उन ताले वाली किताबों को खोलने में कामयाब हो जाएं, तो वो सबसे पहली कौन सी चीज होगी जिसे हम जानना चाहेंगे? क्या हम उनके राजाओं और युद्धों की लिस्ट पढ़ना चाहेंगे, या हम उनकी कविताएं, उनकी लोक कथाएं, या किसी आम इंसान की लिखी डायरी पढ़ना चाहेंगे जो बताए कि वो एक दिन कैसे जीता था, क्या सोचता था और किससे प्यार करता था? उनकी अपनी आवाजें हमें प्राचीन भारत के बारे में वो कौन सी नई कहानी सुना सकती हैं जो पुरातत्व की ये बेजुबान ईंटें कभी नहीं बता सकती।